चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे होमोलोजस सीरीज, ठीक है। हमने होमोलोजस सीरीज में बताया था कि क्या होता है, ये ग्रुप होता है। जिस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पीरियोडिक टेबल में देख लो, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या किया जाता है, एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा, और उसी को एक ग्रुप में रखा गया या सीरीज में रखा गया, उसी को होमोलोगस सीरीज कहा गया। हम लोग देख रहे थे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। हम लोगों ने देखा होमोलोगस सीरीज, ठीक है। मतलब क्या होता था, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड आर डिफर बाय CH2। जैसे हम लोग होमोलोगस सीरीज अगर हम एल्केन्स का देखें, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला किसी भी हाइड्रोकार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वही उसके होमोलोगस का भी होता है। तो CnH2n प्लस का 2, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन क्या था, सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। ANE के साथ इंड हो रहा था। तो जैसे अगर हम देखें इसमें मिथेन, METHANE, मिथेन, तो मेथ का मतलब क्या होता है, एक कार्बन, एक कार्बन, और ANE मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो फार्मूला क्या लग जाएगा, एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से हमने देखा था इथेन, इथेन, इथेन का फार्मूला C2H6। इसी प्रकार से प्रोपेन, प्रोप मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, और ANE लग गया तो C3H, 3 2 जा 6 और प्लस 2 8। तो देखिए सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो जिस प्रकार से हमने एल्केन का होमोलोगस सीरीज देखा, इसी प्रकार से एल्कीन्स का भी आता है और अल्काइंस का भी आता है। बात समझ में आया। इसके बाद हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया था होमोलोगस सीरीज का, कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हमने एल्केन का होमोलोगस लिखा तो जनरल फार्मूला ये हो गया। अगर हम एल्कीन का होमोलोगस लिखेंगे तो जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2। इसी प्रकार से अगर हम एल्काइन का होमोलोगस लिखते हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल्कीन का CnH2n, CnH2n माइनस का 2। तो क्या था, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि जितने भी मेंबर्स होंगे होमोलोगस सीरीज का उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेम जनरल फार्मूला से। इसके बाद हमने दूसरा नंबर प्रॉपर्टी आपको बताया था कि कोई भी दो एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। कोई भी दो एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तीसरा नंबर हमने प्रॉपर्टी आपको बताया था कि अगर हम बात करेंगे डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, तो हमेशा जो सक्सेसिव के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो 14 यूनिट का होगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट। डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 U, ठीक है। जैसे इसके बीच का भी कितना हो गया, 14। इसके बाद चौथा नंबर प्रॉपर्टी हमने बताया था कि जितने भी कंपाउंड होंगे होमोलोगस सीरीज का वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा। जैसे आप एल्केन के जितने भी कंपाउंड को देख लो, सारे का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। एल्कीन का देख लो, अल्काइन का देख लो, सारे का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। और मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विच इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास देखो कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 16, 2 कार्बन है तो 24 और 6 30। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा उसी तरीके से उसके जो मेल्टिंग पॉइंट हो गए, बॉइलिंग पॉइंट हो गए, जो डेंसिटी होगा उसके मेंबर्स का वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हैलो एल्किन्स हो गया, एल्डी एल्कोहल्स हो गया। इसके बाद हमने बताया था हैलो एल्किन्स, हैलो एल्किन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हमने एक टर्म बताया था हेट्रो एटम,
HETERO, हेट्रो। मतलब हेट्रो एटम क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, हेट्रो एटम। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया था। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। जैसे जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो भी हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो भी हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, अनरिएक्टिव है। ठीक है। अगर इसी में एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अगर हम ऐड कर देते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ऐड कर देते हैं, तो यही जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा ये फिर से समझो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनरिएक्टिव है। लेकिन जब इसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हो जाता है वो रिएक्टिव हो जाता है। और यही जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अगर बोलेगा व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, तो आप क्या कहिएगा, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called a functional group। जिसमें हम लोगों ने देखा था हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप, इसी को कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। हेलो ग्रुप कह दो या हैलोजन ग्रुप, हेलो ग्रुप या हैलोजन ग्रुप। इसके बाद हमने देखा था अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। फिर से आपका हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके बाद था अपना कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप। इसके बाद था हमारा एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप। और क्या था, अल्काइन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप। ठीक है। इसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बताया था आपको कि हैलोजन ग्रुप, हेलो ग्रुप या हैलोजन ग्रुप, जिसमें क्या हो सकता है, इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जोड़ सकते हैं, जहां ये एक्स हमारा क्या हो जाता था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद अल्कोहल ग्रुप में OH जहाँ जुड़ा हुआ है अल्कोहल ग्रुप, जहाँ CHO जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, जहाँ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। ठीक है। इसके बाद कार्बोलिक एसिड ग्रुप में क्या जुड़ा हुआ था, तो COOH, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, हेट्रो एटम हो गया। इसके बाद एल्कीन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप में क्या था हमारा, C डबल बॉन्ड इस तरीके से, और अल्काइन ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से था टोटल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से सबको देखा था। पहले हमने डिस्कस किया था हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में ये एक्स जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन ग्रुप को, हेलो ग्रुप को हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है। हैलोजिनो ग्रुप, इसका मतलब इसमें क्या था, RX, जहाँ R कोई भी अल्काइल ग्रुप था, अल्काइल ग्रुप था, और X क्या था हमारा, हैलोजन ग्रुप। ठीक है। यहाँ हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, Br ब्रोमीन और आयोडीन। अगर Cl जोड़ देंगे क्लोरो हो जाएगा, Br जोड़ेंगे तो प्रीफिक्स में आपका ब्रोमो, और I जोड़ेंगे। जैसे देखिए हमारा CH4 क्या हो गया, मीथेन। ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो CH3 हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन को हटा के अगर इसमें हम क्लोरीन जोड़ देंगे, ठीक है, तो इस Cl के लिए इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। प्रीफिक्स क्या लगेगा, क्लोरो, और CH3 किस में जोड़े थे, मीथेन, तो क्लोरोमीथेन। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसमें CH3, इसमें अगर हम I जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाता था, आइडोमीथेन, आइडोमीथेन। ठीक है। अगर हम ये CH3 में अगर हम Br जोड़ दें तो ये क्या हो जाता था, ब्रोमो मीथेन। बात समझ में आया। तो ये हमारा हो गया था हैलोजन ग्रुप। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप को ही अल्कोहलिक ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें अल्कोहल ग्रुप OH मतलब R
ओ एच, ठीक है, जहाँ आर कोई भी क्या होता था, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल कैसे बनता है, तो जब हम एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो अल्काइल बन जाता है, और यहाँ ओ एच क्या चीज़ को दिखा है, एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। जैसे एल्कोहल ग्रुप को एल्कोहलिक ग्रुप भी कहा जाता है, एल्कोहलिक ग्रुप कह दो, या आप याद रखना इसी को हम लोग हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं, याद रखना इन सब चीज़ को। और ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्कोहल है उसको अल्कोहल्स कहते हैं। जैसे देखो मीथेन, मीथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH4, यहाँ से बनाओ मिथाइल METHYL, तो जब इसी में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे मिथाइल हो गया, और इसी में आप क्या करो OH जोड़ दो, तो यहाँ पे सब प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, METHAN, और यहाँ पे क्या जोड़ दो OL, मतलब E को हटा के आप क्या जोड़ रहे हो OL, तो जहाँ OL जुड़ा हुआ मिलेगा यही क्या हो जाएगा हमारा अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और इसका ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला। मान लो आपने C2H6 की जगह H5 लिख के और OH को जोड़ दिया, तो इथेनॉल से बना, इथेन से बना इथेनॉल, तो ETHANOL, ठीक है। क्या जोड़ दिया हमने, ई को हटा के, मतलब ई को रिप्लेस करके आप OL को ऐड कर दो अल्कोहल ग्रुप नेमिंग में, और इसे हम जोड़ते क्या है, OH जोड़ते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखे थे एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें क्या जुड़ता है आपका CHO, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH⋯O, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो C⋯O और H, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन एक हाइड्रोजन, क्या क्या जुड़ता है इसमें, एक कार्बन एक हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, इस तीनों को जुड़ के क्या बनाता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा हमेशा कहाँ होगा, एंड ऑफ कार्बन चेन, एंड ऑफ कार्बन चेन। एल्डिहाइड ग्रुप को कहाँ जोड़ेंगे, एंड ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। और जो कार्बन एटम होगा एल्डिहाइड ग्रुप का वो अटैच होगा बस एक ही अल्काइल ग्रुप से, जैसे देखो HCHO, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आप देख लो CH3CHO, ये भी क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। इसका नाम क्या हो गया, एक कार्बन दो हाइड्रोजन है, मतलब मीथेन से बना मिथेनल। इसमें क्या जुड़ जाता है आपका AL हम सफिक्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इथेनल AL जुड़ेगा, तो OL जुड़ा तो अल्कोहल, AL जुड़ा तो एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप को कहाँ हमेशा जोड़ते हैं, तो एंड में, ठीक है, एंड ऑफ कार्बन चेन। एल्डिहाइड ग्रुप ऑलवेज अकर एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। इसके बाद देखो कीटोन हमने बताया था, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप में क्या होता है, C⋯O, C⋯O, इसमें एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम जो होगा कीटोन ग्रुप का वो ज्वाइंट होगा टू द कार्बन एटम बाय अ डबल बॉन्ड, और कार्बन एटम जो होगा कीटोन ग्रुप का वो अटैच होगा दो अल्काइल ग्रुप से, मतलब हमेशा ये सेंटर में होगा, CH3COCH3, ठीक है। देखिए 1 2 3 कार्बन तो प्रोपेन, और उसमें E को हटा के ONE को जोड़ दो, तो ये क्या, कीटोन ग्रुप CH3CO CH2 CH3, ये हमारा क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। जैसे देखो ब्यूटेन, क्या कार्बन 1 2 3 4, तो ब्यूटेन से बना, E को हटा के ONE को जोड़ दो तो ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप ऑलवेज अकर ओनली इन द मिडिल ऑफ कार्बन चेन, मिडिल ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के हमेशा ये बीच में होगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था पांचवा में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप।
देखिए तो अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर एल्कीन और अल्काइन, टोटल 7 फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, या आप इसको रिप्रेजेंट करोगे C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, या C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में 1 कार्बन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम और 1 हाइड्रोजन एटम, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। बात समझे। जो ऑक्सीजन एटम होगा एल्डिहाइड ग्रुप का, वो अटैच होगा कार्बन एटम से, बट इसको हम लोग लिखने के दौरान ऐसे भी लिख के चलते हैं, ठीक है, दोनों सही होता है। कार्बन एटम जो एल्डिहाइड ग्रुप का अटैच टू द आइदर अ हाइड्रोजन एटम या कोई भी अल्काइल ग्रुप, ये जो कार्बन एटम या तो हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होगा या अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइलिक ग्रुप भी कहते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और जो कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप are known as एल्डिहाइड्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखो HCHO, ये क्या हो गया, मिथेनल, तो इसमें Al जुड़ा हुआ एल्डिहाइड, OL जुड़ा अल्कोहल, ठीक है। आपका हो गया CH3CHO, देखिए CHO जुड़ा हुआ, ये क्या हो गया, इथेनल। तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एंड ऑफ कार्बन चेन होगा, एंड ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। इसके बाद हमने कीटोन देख लिया था, अब हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे या जनरल फार्मूला की बात करेंगे, तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा, CnH2nO, जहाँ N जो होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। मान लीजिए N का वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, C1H2 × 1 अब O, तो इसी को देखेंगे CH2, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड मस्ट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO। इसका केमिकल फॉर्मूला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CHO और यहाँ पे H, ठीक है। जैसे अगर हम और भी एग्जांपल देखें, मान ले हमने N का वैल्यू 2 लिया, ठीक है, इस फॉर्मूला में डालो तो C2H4O, ठीक है। और हमने एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में क्या बताया कि ये हमेशा इसमें क्या होगा, CHO, तो इसी को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, CH3CHO, और ये एंड ऑफ द कार्बन चेन होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे अगर N का वैल्यू अगर हम 3 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा अपना C3H6O, इसी को लिखेंगे CH3CH2 और CHO, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसका नेमिंग समझेंगे। अगर हम H के जगह 4 ले लें तो C4H8O, इसी को हम लिखेंगे CH3CH2 CH2 और CHO, ठीक है। अगर हम इसके नेमिंग की बात करेंगे तो एल्डिहाइड्स में जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड में CHO होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग जो फर्स्ट 2 लेटर Al का यूज करेंगे, ठीक है, सफिक्स के तौर पे, मतलब एंड पे। जैसे मान लो ये हमारा, इसका अगर हम नाम करें, नाम देके HCO, तो इसमें देखो एक कार्बन एटम है, तो पेरेंट एल्कीन क्या हो जाएगा, मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन METHANE, मीथेन। और इसमें ANE को हटा के आप क्या करो, Al जोड़ दो, तो क्या हो गया, मिथेनल। इसमें 2 कार्बन है तो इथेन,
ANE को हटा के आप AL जोड़ दो तो इथेनल, NE को हटा के, सॉरी E को हटा के AL, सॉरी E को हटा के AL, जैसे आपका 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और E को हटा के आप AL जोड़ दो तो क्या हो गया प्रोपेनल, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और E को हटा के आप क्या जोड़ दो AL। तो यही जो AL सफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड ग्रुप का, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप को। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने जाए तो यहाँ पे क्या होगा CH, इधर H हो जाएगा और डबल बॉन्ड O, बात समझे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद हमने कीटोन को देख लिया था, उसके नेमिंग को भी देख लिया था कीटोन के। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कि अब कीटोन को एक बार और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। कीटोन ग्रुप को एक बार और अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में आता है वो हमें आता है, तो उसके हम ग्रुप की बात करते हैं। देखो तो कीटोन्स जो हो गया, कीटोन्स ऐसे कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कीटोन्स ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप मतलब CO ग्रुप, ठीक है। इसके बाद कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ होगा, मिडिल ऑफ कार्बन चेन होगा, मिडिल ऑफ कार्बन चेन के हमेशा बीच में होगा। तो कीटोन में अगर कार्बन चेन के बीच में है तो यहाँ से याद रखना है कि कीटोन या इट मस्ट कंटेन एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। इसके मॉलिक्यूल में कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, तभी कीटोन ग्रुप का, कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा। एक कार्बन एटम कीटोन ग्रुप में, एक कार्बन एटम आपका कीटोन ग्रुप का हो गया, और 2 कार्बन एटम उसके दोनों साइड में होगा। मतलब देयर कैन नो कीटोन विथ लेस देन 3 कार्बन एटम। 3 से कम कार्बन एटम को लेके कीटोन ग्रुप का बनाना पॉसिबल ही नहीं है। जो सबसे सिंपलेस्ट है कीटोन वो हमारा क्या है, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेनोन, ठीक है, CH3COCH3। तो यहाँ पे ये जो CO हो गया यही कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हम देखें ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, तो एक तो CO कीटोन का हो गया, फिर इधर CH3 लगा दो, इधर CH2 लगा दो, और फिर CH3 लगा दो। क्योंकि ब्यूटेन है तो 1 2 3 4 कार्बन एटम होगा। पेंटेनोन, CO, इधर लगा दो CH3, CH2, CH2, CH3। इस प्रकार से कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला कीटोन ग्रुप का CnH2nO, CnH2nO, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा कीटोन ग्रुप में वो कितना होगा, 3 होगा। मतलब 3 से कम कार्बन एटम में कीटोन का बनाना पॉसिबल नहीं है। आपका जब भी होगा 3, एसीटोन या प्रोपोन कीटोन्स है होमोलोजस सीरीज का। पहला 3 हमने बता दिया। अगर हम इसके नेमिंग की बात करेंगे तो यहाँ इंड जो होता है विथ ONE, किसके द्वारा, ONE। आप देखो यहाँ पे ONE, ठीक है, ONE के साथ इंड हो जाएगा। अगर इसके स्ट्रक्चर के देखें तो एक आध का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे अगर हम प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन को 3 कार्बन लगा दो, इधर एल्काइल ग्रुप है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
इस कार्बन में डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से बनता है। तो आपने नेमिंग को भी समझ लिया अच्छे तरीके से। अब हम लोग अगला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स या इसी को आप ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब समझ रहे हैं, COOH, COOH ग्रुप हमने आपको बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमनली हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, या दूसरा नाम इसका होता है एल्केनोइक एसिड्स, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या ऑर्गेनिक एसिड, या इसको आप एल्केनोइक एसिड भी कहते हो, ये 3 एलिमेंट से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या ऑर्गेनिक एसिड हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCOOH, ठीक है। ये सब क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिटिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड से के नाम से भी जानते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अगर हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCOOH, ठीक है। जहां R कोई भी क्या होगा, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, R क्या होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल। बात समझ में आया। ओनली इन द केस ऑफ सिंपलेस्ट, जैसे अगर हम बात करेंगे बस फॉर्मिक एसिड के ग्रुप में, तो यहाँ R जो हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का। याद रखना ये एक्सेप्शन हो गया कि अगर हम फॉर्मिक एसिड के ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ जो R हो जाएगा बस हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बाद बाकी सब में R क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके अगर हम नेमिंग की बात करेंगे तो इसका नेम में एंड होता है आपका, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो HCOOH, ठीक है। अब देखो एक कार्बन है तो पेरेंट क्या हो गया, मीथेन हो गया। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है COOH, ठीक है। तो इसका नाम जो हो जाएगा मीथेन, मीथेन में ई को हटा के और OIC जोड़ दो तो क्या हो गया, मिथेनोइक, और लास्ट में आप एसिड लगा दो। बात समझ में आए। एक और एग्जांपल देखो तो और क्लियर होगा। जैसे अगर हम ले लें CH3COOH, तो देखिए यही आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। और CH3 मतलब 3 कार्बन एटम है, सॉरी 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम हो गया। तो जो पेरेंट हो गया वो क्या हो गया, इथेन। किससे बना है, इथेन। और इसी में इथेन में ई को आप रिप्लेस करके और ICOIC लगा दो और लास्ट में एसिड लगा दो तो ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। मतलब इथेन में ई को हटाएं तो इथेन, ETHANOIC, ये क्या हो गया आपका, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। बात समझ में आया। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है CH3COOH का। 2 कार्बन, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, फिर से OH, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा हो गया टोटल फंक्शनल ग्रुप। आप इसको अच्छे तरीके से देखना। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में ई को रिप्लेस कर देते हैं OIC एसिड से, ठीक है, जो दे देता है आपका
पूरा प्रोपोनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके समझिए तो कुछ है ही नहीं। आप मतलब कार्बन एंड कंपाउंड्स अधूरा है बिना इसके। तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा और याद रखिएगा और नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा, ताकि आप बार बार उसको रिवीजन करें। और साथ में सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ, मैंने क्या क्या पढ़ाया, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को बनाओगे। जब क्वेश्चन को बनाओगे तो आप पाओगे कि आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है कोल और पेट्रोलियम, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, उससे भी कभी कभी क्वेश्चंस कि क्यों कुछ सब्सटेंस बर्न करता है फ्लेम के साथ, क्यों नहीं करता है, फ्यूल क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कोल और पेट्रोलियम को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं फ्यूल, कि आखिर ये फ्यूल होता क्या है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो आप क्या कहोगे कि फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है। फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है। फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट, इनसाइड इट। ठीक है, और जब यही फ्यूल बर्न करेगा, जब इसको हम कंबसन करेंगे या बर्न करेंगे, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज्ड होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में, तो मेनली एज हीट, और हीट के साथ साथ सम लाइट, सम लाइट। तो आप क्या देखें कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है। जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे, जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी दो ही फॉर्म में रिलीज होगा, या तो हीट और या तो लाइट। ये जो हीट एनर्जी है उनका हम अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं। जैसे हीट एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं, तो फूड, कुकिंग फूड में, हीटिंग वाटर में, फॉर रनिंग जनरेटर्स इन थर्मल पावर स्टेशंस, मशीन इन फैक्ट्रीज, इंजन्स ऑफ अ मोटर कार, इस सब में हम लोग क्या करते हैं, हीट का यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है, या तो उसमें फ्री कार्बन एटम होंगे या कार्बन कंपाउंड्स होंगे। अब देखते हैं हम लोग फ्री। तो अगर हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन फ्यूल का, फ्यूल में मोस्ट कॉमन फ्यूल्स, अगर हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन फ्यूल्स का, तो इस मोस्ट कॉमन फ्यूल में या तो जो फ्री कार्बन होंगे, फ्री कार्बन होंगे, या इसमें क्या होंगे, कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। कार्बन तो होगा ही, लेकिन या तो फ्री कार्बन होंगे या कार्बन के कंपाउंड्स होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे कोल, कोल, कोक, चारकोल, इस सब में क्या होते हैं, फ्री कार्बन्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे किरोसिन, किरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, इसमें क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी दो फॉर्म में रिलीज होगा, या तो हीट या लाइट। इसी हीट और लाइट एनर्जी का हम लोग यूज करके अलग अलग पर्पस में, जैसे आपको फूड को कुक करना है, वाटर को हीट करना है, जनरेटर्स को चलाना है थर्मल पावर प्लांट में, तो वहाँ हम लोग हीट का यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन फ्यूल जो होता है उसमें कार्बन या तो फ्री स्टेट में होते हैं या कंबाइंड स्टेट में। जैसे कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, इसमें जो कार्बन होता है वो फ्री कार्बन होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे किरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, नेचुरल गैस, इस सब में कार्बन जो होते हैं कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। और जब कार्बन किसी भी फॉर्म में, चाहे कोल हो, कोक हो, चारकोल हो, अगर ये कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगा और सम अमाउंट ऑफ लाइट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अच्छा, हमने आपको बताया था डायमंड और ग्रेफाइट, ये क्या है, एलोटॉप्स ऑफ कार्बन है। तो अगर हम डायमंड और ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये भी क्या है, इसमें भी फ्री कार्बन एटम होते हैं, लेकिन वो फ्यूल की तरह बर्न नहीं करते।
बात समझ में आया। ये याद रखना कि डायमंड हमने बताया था, डायमंड और ग्रेफाइट ये क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जिसमें कार्बन फ्री कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इसको बर्न कर दोगे तो ये फ्यूल की तरह बर्न नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द फ्यूल जिसका हम लोग आज यूज करते हैं वो हमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसी तीन ही सोर्स से प्राप्त होते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गया, जो रिमेन से हमें प्राप्त होता है। बात समझ में आए। जिसमें से अगर हम कोल की बात करेंगे तो कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, ठीक है। कोल की अगर हम बात करेंगे तो कोल में आखिर क्या क्या पाए जाते हैं, तो देखो ध्यान से समझना। कोल की अगर हम बात करेंगे, कोल, तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, साथ में सम स्मॉल फ्री कार्बन, सम फ्री कार्बन्स भी होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। मतलब इसमें नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। और ये हमें अर्थ से मिलता है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोल कैसे बनता है। तो आपने क्लास 7-8 में भी बताया था, पढ़े होंगे कि कॉल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन। देखिए कॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इट इज फॉर्म्ड, it was formed, it was formed by the decomposition of large land plants and trees buried under the earth, under the earth millions of years ago, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यह माना जाता है कि मिलियन ऑफ ईयर एगो अर्थक्वेक और वॉल्केनो के कारण जो फॉरेस्ट है वो अर्थ के सरफेस के अंदर चले गए, और वो क्या हो गया, सैंड, क्ले और वाटर से पूरा कवर हो गया। और चूंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जो कि इनसाइड द अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, उसमें से क्या हो गया कि ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण और एयर के एब्सेंस के कारण वुड जो है वो कन्वर्ट हो गया कोल में, ठीक है। वुड जो है कन्वर्ट हो गया कोल में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पेट्रोलियम, ठीक है, कि पेट्रोलियम कैसे बना, थोड़ा सा पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं कि पेट्रोलियम आखिर होता क्या है। आपने सुना होगा। तो पेट्रोलियम क्या होता है, एक डार्क, समझिएगा, जो हम पेट्रोल 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 शब्द का यूज करते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, बाइक में, कार में पेट्रोल भरवाना है, तो पेट्रोल जो होता है वो रिफाइंड होते हैं। एक्चुअली में अर्थ से वैसे पेट्रोल नहीं निकलते हैं। पेट्रोल एक डार्क कलर्ड, साथ में विस्कस और फॉल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नेम है पेट्रोल, पेट्रोल दो शब्द से बना है, पेट्रोल दो शब्द से बना। पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और ओलम, ओलम OLEUM, पेट्रा का मतलब रॉक, OLEUM, ओलम का मतलब होता है वाइल्ड। तो इसलिए इट वॉज कॉल्ड पेट्रोल बिकॉज इट इज़ फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट एंड ट्रैप्ड इन द रॉक्स, ठीक है। ये जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विथ वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। पेट्रोल का भी यही कहानी कि पेट्रोल बना कैसे, तो पेट्रोल कह दो या नेचुरल गैस कह दो, इसका ये भी बनना कैसे, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जब छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ के अंदर दब गए थे, तो चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हो गया, वहाँ से
आपका कन्वर्ट होके वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्यों कुछ सब्सटेंस बर्न करते हैं फ्लेम के द्वारा और क्यों बिना फ्लेम के द्वारा बर्न करते हैं। तो इसके पीछे का भी रीजन समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि वाई डू सम सब्सटेंस बर्न विद फ्लेम और बर्न विदाउट फ्लेम। बात समझ में आया? तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग देखते हैं वाई डू सम सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम। ठीक है, तो जैसा कि आपने कैंडल फ्लेम को देखा होगा, ठीक है, जैसे कैंडल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब जब जलते हैं तो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब फ्लेम होता क्या है? तो फ्लेम अगर आपको पूछागा फ्लेम होता क्या है तो क्या कहोगे कि फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, फ्लेम के बारे में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे फ्लेम कि इट इज़ अ रीजन, इट इज़ अ रीजन वेयर कंबसन, या आप बर्निंग भी कह सकते हो, कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि फ्लेम तभी प्रोड्यूस्ड होगा जब गैसियस सब्सटेंस बर्न करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लेम को प्रोड्यूस करना उसके लिए जो सब्सटेंस बर्न कर रहा है वो गैसियस सब्सटेंस। आप कहोगे कि जितने भी गैसियस फ्यूल्स हैं वो बर्न करेंगे फ्लेम के साथ, लेकिन अगर ऐसे सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल जो वेपराइज नहीं होते हीटिंग के दौरान वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस तभी बर्न करने के बाद फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा अगर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज वेपराइज हो जाए, गैसियस हो जाए। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस, जैसे आप कोल को देख लो, कोल वेपराइज नहीं होता तो वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन आप एलपीजी को देख लो, वेपराइज हो जाता तो फ्लेम को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, फ्लेम भी दो प्रकार के होते हैं, अगर इसके टाइप की देखेंगे तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम, और दूसरा होता है येलो फ्लेम, येलो फ्लेम। ब्लू फ्लेम कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहाँ कंप्लीट कंबसन होता है, जब फ्यूल बर्न करेगा, ठीक है, तो वो जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, अगर कंप्लीट ऑक्सीजन, जैसे आप देखो ऑक्सीजन की मात्रा एकदम अधिक हो, जितना चाहिए उसको कंबसन के लिए, अगर उतना ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो वहाँ ब्लू फ्लेम, जहाँ नहीं होगा वहाँ ग्रीन आपका येलो फ्लेम होगा। जैसे कैंडल में इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आप अपने घरों में एलपीजी को देख लो, वहाँ ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशियंट हो तो फ्यूल बर्न होता है कंप्लीटली और ब्लू फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो ब्लू फ्लेम होता है डज नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, सो इट इज सेड टू नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, ब्लू फ्लेम को और क्या कहते हैं? ब्लू फ्लेम को हम लोग नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। जैसे आप गैस स्टोव देख लो, इसमें क्या होता है, ब्लू फ्लेम या नॉन ल्यूमिनस फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो गैस स्टोव में छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है कि सफिशियंट ऑक्सीजन उसको मिल जाता है और सही तरीके से जल जाता है। लेकिन अगर मान लो उसमें से कुछ होल को आप बंद कर दो और तब जला के देखो तो वहाँ पे देखोगे वो इनकम्प्लीट कंबसन होने के कारण येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट कंबसन ऑफ अ सब्सटेंस या फ्यूल्स गिव्स अस ब्लू फ्लेम। ठीक है, जहां ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशियंट होगा वहां फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न करके येलो फ्लेम को प्रोड्यूस करेगा। जैसे आप कैंडल को देख लो। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा कि क्यों कुछ सब्सटेंस बर्न करेगा फ्लेम के साथ, मतलब रीजन क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते। तो आप कहोगे कि ऐसे लिक्विड और सॉलिड फ्यूल्स जो वेपराइज होते हैं हीटिंग के द्वारा, हीटिंग के दौरान वो वेपराइज होते हैं तो फ्लेम को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसा सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम। जैसे एग्जांपल के लिए कोल देख लो, चारकोल देख लो, ये फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते, ये बस क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ठीक है, रेड कलर में ग्लो और हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक में पूरे होमोलॉजस सीरीज फंक्शनल ग्रुप को देख लिया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है
जिसको हम लोग कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। उसी में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें हमारे सिलेबस में 2 हमको पढ़ना, इथेनॉल हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, फिर उसमें हार्मफुल इफेक्ट देखेंगे। फिर दूसरा जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग कहेंगे इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, जैसे विनेगर में जो पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं वो जैसे हो गया हमारा सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। तो सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी डिटेल वीडियो आपको कल मिल जाएगा। आप उसके पूरा स्ट्रक्चर सबको अच्छे तरीके से देखना और वहाँ से क्वेश्चन आते ही। बाद बाकी आप क्या करो, जितना भी हमने पढ़ाया कार्बन और कंपाउंड में, उसको अच्छे तरीके से आप क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। जितना बेहतर रिवीजन करोगे उतना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको लगेगा कि आप क्या क्या पढ़े हैं। जहाँ दिक्कत है आप हमें पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी आप अच्छे तरीके से चीज़ों को देखें, ठीक है, और रिवीजन करें। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, सबका आपका नेमिंग हो गया, ये सब नेमिंग आपको याद रखना होगा। अगर नेमिंग अच्छे तरीके से आप याद रखते हैं तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो कल हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें कार्बन और कंपाउंड आपका जो लास्ट पोर्शन है हम लोगों का वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ये ख़त्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने में मज़ा तभी आएगा आपको जब आप अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवीजन करके बैठोगे। अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन में नहीं रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। इसलिए आप अच्छे तरीके से जितने भी चीज़ों हमने आपको पढ़ाया है सारे चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रिवीजन करो, सारे कंसेप्ट को ध्यान से देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आप किसी भी क्लास में हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के अलावा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस का, तो क्वेश्चन अनलिमिटेड होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे अच्छे तरीके से फोकस कर लोगे तो क्वेश्चंस आपको कहीं से नहीं जाएगा। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। जितना कॉन्सेप्ट को सीखोगे, जितना अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे, उतना आपका क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चाहे आप मैथ्स में ही जनरली देख लो तो मैथ्स में क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर आप फार्मूला को याद रखते हो तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आप उसको डील कर लोगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला कंसेप्ट और उस फार्मूला का यूटिलाइजेशन कि कहाँ पर उस फार्मूला को लगाया जाए, कैसे हम वहाँ पर फार्मूला को अप्लाइड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में समस्या होगी। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और आप ध्यान से चीज़ों को देखेंगे, रिवीजन करेंगे। इसका अगला वीडियो कल आ जाएगा और उसमें अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर लेना और क्वेश्चन को बनाना। फिर हम लोग और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए टेंशन ना लो, ठीक है। चलो, थैंक यू।